हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। चलिए अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, क्यों चाहिए फाइनेंस। इस बिजनेस में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों रिक्वायर्ड है। चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या लिखा है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज दी process of estimating the financial requirement of an organization, ठीक है, choosing the funds and deciding how the funds are utilized। फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने पैसे चाहिए, कहाँ से हम पैसा लेंगे और उस पैसे को हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधा आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट and the foremost point, a sound financial plan helps a business enterprise to avoid the problem of shortage and surplus of fund। देखो, हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि ना ही फंड्स हमारे पास सरप्लस बच जाए और ना ही फंड हमारे पास शॉर्ट पड़ जाए। देखो, सरप्लस फंड होना अच्छा है लेकिन फंड कम होना अच्छा नहीं है, राइट। फंड के अगर शॉर्टेज हो जाए तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएं। सरप्लस भी बहुत ज़्यादा सरप्लस होगा तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, लोन ले लिया 100 करोड़ रुपए का और बिजनेस में रिक्वायर्ड खाली 60 करोड़ रुपए था, बाकी 40 करोड़ का सरप्लस हमारे पास है। तो हम 40 करोड़ पे बिना किसी वजह से इंटरेस्ट देंगे तो वो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सरप्लस होना अच्छी बात है लेकिन एक लिमिट तक, और शॉर्टेज तो होना एकदम सही बात नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट फ्यूचर में कभी फंड्स बहुत ज़्यादा सरप्लस ना बच जाए और शॉर्टेज तो एकदम ही ना हो। ठीक है, दिस इज बिकॉज इंटेलिजेंट एस्टिमेट ऑफ करेंट एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट आर मेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में यही देखा जाता है कि करंट में कितना पैसा चाहिए और फ्यूचर में कितना पैसा लग सकता है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ वेरी वेरी व्हाट टू से डेलिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द बिजनेस। अगर ये ढंग से ना होना तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे जा करके। ठीक है, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट ये जो है बहुत सही तरीके से प्लान हो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर। देखो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि इक्विटी मतलब हम शेयर्स इशू करके कितना पैसा रेस करेंगे और डेट मतलब हम लोन कितना लेंगे। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से हो तो हम इस पर बैलेंस रख सकते हैं। इक्विटी और डेट पे बैलेंस रखना मतलब हम अगर बहुत ज़्यादा डेट ले लें और इक्विटी कम इशू करें या सारा डेट ले लें तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि डेट पे इंटरेस्ट तो देना कंपलसरी है। डेट क्या है, इक्विटी क्या है? इक्विटी वी रेज मनी बाय इशूइंग शेयर्स। जब हम आगे शेयर्स भी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। और शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो शेयर्स में एक एडवांटेज ये है कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल हमारे पास आ जाता है और शेयर्स पे डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड हालांकि देना चाहिए लेकिन डिविडेंड देना हर क्वार्टर हर रिजल्ट पे देना ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड हम तभी देंगे जब हमारा इनफ प्रॉफिट हो, हमारे पास सरप्लस फंड हो। लेकिन डेट अगर हम रेस करते हैं तो इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो बेसिकली अगर फाइनेंशियल प्लानिंग सही है तो हम जो है इक्विटी और डेट का जो रेशियो है उसको सही तरीके से बैलेंस कर सकेंगे सो दैट आगे जा कर के बिजनेस को भी लॉस ना हो और शेयर होल्डर्स को भी डिसअपॉइंट ना होना पड़े, उनको टाइम टू टाइम सही तरीके से डिविडेंड मिलता रहे। देखो, हम डिविडेंड अगर देंगे शेयर्स पे ना तो शेयर होल्डर हमारे साथ रहेंगे, हमारे कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर हम डिविडेंड ना दें तो शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे। थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स कैन बी एलोकेटेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन अकॉर्डिंग विद द रिलेटेड सिग्निफिकेंस, दस वेस्टेज ऑफ कैपिटल इज एलिमिनेटेड। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करें तो हम फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। देखो, अगर सैमसंग कंपनी की बात करें, रैंडमली दिमाग में आया, तो सैमसंग अभी मेजर फंड कहाँ यूटिलाइज कर रहा है? मार्केट समझने के बाद सैमसंग को ये लगा कि टेलीविज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है और उससे बड़ी मार्केट मोबाइल फ़ोन है। तो सैमसंग अपना मैक्सिमम फंड जो एलोकेट कर रहा है इंडियन मार्केट पे वो टेलीविज़न पे कर रहा है और मोबाइल पे कर रहा है। देखो, सैमसंग ने अपना फंड कभी भी म्यूज़िक सिस्टम में एलोकेट नहीं किया क्योंकि सैमसंग को पता है कि म्यूज़िक सिस्टम में सोनी है या बहुत सारे बोस ब्रांड है, मार्शल है, ये लोगों को डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। तो
तो सैमसंग ने कभी अपने फंड्स को म्यूज़िक सिस्टम की तरफ एलोकेट किया ही नहीं। सैमसंग मेजरली टीवी, मोबाइल और मे बी वॉशिंग मशीन में भी उतना फंड एलोकेट नहीं करता है जितना वो फंड वैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इसमें कम फंड एलोकेट करता है। मेजर फंड टेलीविजन एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स एंड नो फंड्स एंड और अ वेरी लेस फंड इज एलोकेटेड इन म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स में। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग सही करेंगे तो आप अपना फंड बिजनेस में किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा करेंगे, किस प्रोजेक्ट में कम करेंगे, वो बहुत अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हम बिजनेस में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर का डिपार्टमेंट होता है, आईटी का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का, सेल्स का, बैक ऑफिस का। तो अगर हमें सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो हम हर डिपार्टमेंट में सही तरीके से अप्रोप्रिएट फंड एलोकेट कर सकेंगे कि भाई सेल्स टीम को इतना पैसा देना है। देखो हर एक डिपार्टमेंट को पैसा भी चाहिए होता है। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स को पैसा नहीं दिया तो वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। आईटी को पैसा नहीं दिया तो वो आईटी अपडेट नहीं कर पाएंगे। देखो आजकल तो सारा कुछ आईटी से चलता है, राइट। अगर आईटी अपडेटेड नहीं है या हम आईटी में लैक कर रहे हैं, कोई भी फर्म अगर आईटी में लैक कर रहा है तो वो फिर कम उसको हम यूज़ करना नहीं चाहते। आईटी जिसका स्ट्रॉन्ग है हम उसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ करो कि अगर मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया तो सैमसंग के फ़ोन के साथ सैमसंग के फ़ोन का ऐप अगर हमारे मोबाइल में है तो उस ऐप से ही बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आईटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऐप आईटी में आता है। एचआर, क्योंकि एचआर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, एचआर में फ़ंड एलोकेट नहीं करेंगे तो हम सही लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। तो हर एक एरिया, हर एक डिपार्टमेंट पे जो फंड्स एलोकेट करना है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अ फाइनेंशियल प्लान enables the management to exercise effective control over financial activities of an enterprise and utilization of funds can be kept in accordance with the planned utilization। देखो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ ढंग से तो हमने सपोज ये प्लान किया कि हम पूरे साल मंथ वाइज जनवरी में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, फरवरी में 10 लाख रुपए खर्च करेंगे, मार्च में हम 50 लाख खर्च करेंगे। तो ये जो डिसाइड होता है, डिसाइड करने के बाद ये प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर इस पे हम अपना प्लान देखते रहते हैं एंड वी ट्राई मेक श्योर कि हमारा जो प्लान्ड फंड यूटिलाइजेशन है वो एक्चुअल भी उतना ही हो। ऐसा ना हो कि हम जनवरी में 5 लाख प्लान किया तो जनवरी में हमने 10 लाख खर्च कर दिया। लेट्स से सैमसंग ने प्लान किया कि हम मार्केटिंग में जनवरी में ज़्यादा फंड एलोकेट करेंगे बिकॉज जनवरी न्यू ईयर होता है तो लोग नए साल में नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो नए साल में मार्केटिंग में एड्स वैड ज़्यादा देंगे। फरवरी में थोड़ा फरवरी में थोड़ा सा 14 फेब के आसपास बिकॉज वो वैलेंटाइंस डे है तो किसी को गिफ्ट देना है, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो क्या है कि फिर वैलेंटाइन डे के पहले फंड्स एलोकेट होंगे। ठीक है, फिर मार्च अप्रैल थोड़ा लीन मंथ है, मई लीन मंथ है, फिर जून जुलाई के बाद मेन जो मंथ आते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये फेस्टिवल सीज़न है, धनतेरस है, दिवाली है। तो ये जो है पूरा प्लान होता है, उसके हिसाब से फिर फंड। तो अगर हम प्लान कर लिया कि भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस महीने में इतना फंड हम यूटिलाइज़ करेंगे, और अगर उस पे हमने ट्रैक नहीं रखा और ये गड़बड़ा गया तो पूरा बिजनेस प्लान गड़बड़ा सकता है। तो वही कह रहे हैं एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज इन फ्यूचर। अगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जैसे कोविड आया, 2 साल तक बिजनेसेस बंद थे, तो अगर प्रॉपर फंड मैनेजमेंट होगा तो हम लोग फंड मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी प्लान करते हैं कि इन केस ऑफ सिचुएशन अनफोर्सीन कंटिजेंसीज तो हम फंड्स को कैसे वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो वो भी अगर कुछ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो ऐसे शॉक्स को कंपनी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो while formulating financial plans of a business, the following factors should be kept in mind। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो what are the factors that should be kept in mind? So factor number 1, objective। ठीक है, all financial plans should be designed to achieve the financial objective of the enterprises। क्या objective? Basic financial objective is the procurement of fund at the low cost and best possible utilization of fund। देखो अब फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्म क्या चाहता है कि हम फ्यूचर में क्या बने, उसके हिसाब से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अगर सपोज़ करो कि हमने ये प्लान किया कि हम ऑनलाइन, सपोज़ मैंने ये प्लान किया कि मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाऊंगा और मैं ईयर एंड तक मैं
पूरे इंडिया में फेमस होना चाहता हूँ, लेट अस से ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, बट अगर मैं ये सोचूं कि ईयर एंड तक मेरी इतनी वीडियोस बिक जाएं या ईयर एंड तक मेरे इतने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव पता है, और ऑब्जेक्टिव जब पता हो तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए हमें कितने फंड्स को एलोकेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। अगर अगर लेट्स से एप्पल ने इंडिया में प्लान किया कि देखो एप्पल का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में एक बहुत बड़ा शोरूम खोलना है, तो एप्पल में मुंबई में एक बहुत बड़ा शोरूम खोला। उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए एप्पल जो है, आई थिंक आई हैव रेड समवेयर और 30 और 35 करोड़ रुपीज़ का, सॉरी समवेयर सम वेरी हाई करोड्स उनका जो रेंट बहुत हाई है उनका, जो उन्होंने अपना स्टोर खोला है। और पहले ही मंथ पे उन्होंने, आई डोंट नो हाउ फार दिस फिगर इज़ ट्रू, बट 250-300 करोड़ के सेल्स किए हैं उसने। सो दिस इज़ व्हाट एप्पल का ऑब्जेक्टिव वॉस, और उसके हिसाब से एप्पल ने फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, राइट। नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, आप कैसे इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो। अगर आपका बड़ा फर्म है, जैसे देखो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव जैसे पेट्रोकेमिकल, आयरन, स्टील, द बिजनेस विल रिक्वायर मोर फंड। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, मशीन्स, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, ठीक है, कितने उनको उनको कितना पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी विल बी वेरी हाई। अ ग्रोइंग इंडस्ट्री विल नीड फंड फॉर एक्सपेंशन एंड एआई। जैसे अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो उसमें जितने भी कंपनी उस पर काम कर रही है तो वो बहुत पैसा खर्चा कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बिकॉज वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत पैसा चाहिए अपने आप को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में टिके रहने के लिए, ठीक है। सो इफ कॉम्पिटिशन इज टफ, funds will be required, if funds will be required for modernization of research. Next is size of the firm. फर्म अगर बड़ा है और फर्म को अपना पास्ट रिकॉर्ड मेंटेन रखना है तो उसे बहुत फंड चाहिए। रिलायंस, टाटास, बिरलास, दे आर बिग बिजनेस हाउसेस, और वो अपने अपने ग्रोथ को इंटैक्ट रखने के लिए वो हर साल बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनको बहुत पैसा चाहिए। पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, अगर फर्म का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, क्रेडिबिलिटी अच्छी है मार्केट में, तो उन्हें क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, प्रोडक्ट अपडेटेड रहे। बिकॉज अगर टाटा स्टील का स्टील हमने ले लिया और स्टील ख़राब निकले तब तो उनके गुडविल पे इफेक्ट होगा। तो स्टील उनकी बेटर क्वालिटी की रहे और हर बार कस्टमर बेटर एक्सपीरियंस करे, तो वो फंड्स उस पर उनको चाहिए। अगर एप्पल का फ़ोन सपोज़ करो हैंग करना चालू कर दिया, तब तो एप्पल लोग इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो हैंग कभी नहीं करता है, राइट। कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी एक साल में एक आध बार हैंग कर जाए तो बात अलग है, बट वो कभी नहीं करता। तो अब वो अपने अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो कितना R&D करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, सो दैट यू नो कॉम्पिटिटर्स ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर निकालते हैं जो एप्पल का फ़ोन हैंग कर दे। सैमसंग निकालेगा जो एप्पल का फ़ोन हैंग हो, सो दैट लोग एप्पल से सैमसंग की तरफ शिफ्ट हो। और एप्पल कंटिन्यूसली रिसर्च करता रहता है कि सैमसंग का कुछ भी, अगर ऐसा कुछ वायरस या कुछ भी आए तो वो उसको कैसे टैकल करेगा, राइट। तो ये सब जो है, अगर फर्म का रेपुटेशन मेंटेन करना है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है, डिग्री ऑफ रिस्क फर्म अगर ज़्यादा लेना चाहे, ठीक है, अगर फर्म चाहे कि चलो रिस्क लेते हैं, अगर क्लिक हो गया तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा फंड चाहिए, बिकॉज रिस्क लिया है तो फंड डूबने के भी चांसेस है। तो ऐसा नहीं कि फ़ंड अगर डूब जाए तो आप बिज़नेस बंद कर दोगे, ठीक है, आपका बिज़नेस चलता रहे, बट हमने रिस्क लिया, नहीं चला, कोई बात नहीं, रिस्क लिया चल गया, तब तो स्काई इज़ द लिमिट, राइट। कैपिटल मार्केट कंडीशन, मतलब जितने भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं फंड्स के, या हम बैंक से लें या हम इक्विटी मतलब शेयर्स दे के इशू करें, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल मार्केट कंडीशन कैसा है। अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल, तब शेयर्स इशू करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज बीच में ऐसा टाइम ज़रूर आता है स्टॉक मार्केट में जब 2-3 साल स्टॉक मार्केट एकदम फ्लैट रहता है, लोगों को स्टॉक मार्केट से इंटरेस्ट हट जाता है, बिकॉज शेयर्स के प्राइजेस बढ़ते नहीं हैं। उस केस में अगर आप अपना IPO इशू करते हैं, अपना शेयर्स इशू करते हैं, तो आपको सही प्राइस नहीं मिलेगा। उस केस में उस केस पे आप अगर बैंक से लोन ले लो, डेट पे जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बिकॉज
तभी आप अपने शेयर्स इशू करें मार्केट में, आईपीओ लेके आएँ जब कैपिटल मार्केट की कंडीशन फेवरेबल है, लोग शेयर्स खरीद रहे हो। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, डेट ज़्यादा लोगे कि इक्विटी ज़्यादा रेस करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट कंडीशन. So financial planning gets greatly depends upon the alternative sources of finance and attitude of the financial institution and bank. Availability of alternative sources. So I hope this was everybody could read this. ठीक है, थोड़ा साइड हो जाता हूँ मैं. ठीक है, and sources of fund and the relative merits and demerit will affect the choice of securities to be issued. तो देखो, मैं अगर फंड्स इशू फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ, मुझे फंड्स रेस करने हैं, मैं सबसे पहले देखूंगा कि अगर मैं शेयर्स इशू करना चाहता हूँ तो फाइनेंशियल मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, शेयर मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं. सेंटिमेंट मतलब लोग कमा रहे हैं और लोग पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं. जब शेयर मार्केट डल रहता है तो लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत वीक रहता है, मतलब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. देखो, एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपने शेयर में पैसा लगाया और आपने कमाया है तो आपका सेंटिमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आप और पैसा लगाओगे शेयर्स में, आप 10 लोगों को मोटिवेट भी करोगे. ये हो गया पॉजिटिव सेंटिमेंट. अगर आपने शेयर में पैसा लगाया और शेयर मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अच्छा नहीं कर रहा था, वो कंपनी अच्छी थी जिसमें आपने शेयर लिया, लेकिन वो आपने 1 साल होल्ड किया उस शेयर को, लेकिन रिटर्न नहीं मिला, इनफैक्ट आपने फ्रस्ट्रेट होकर लॉस पे बेचा, ये नेगेटिव सेंटिमेंट आपके दिमाग में आ गया, आप 10 लोगों को रोकोगे भी. तो शेयर्स में पैसे, आप कंपनी शेयर्स तब इशू करे, आईपीओ तब लॉन्च करे, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, तब लॉन्च करे जब हम जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं ना पैसे रेस करने के लिए, उसको आईपीओ कहते हैं, जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो कैपिटल मार्केट के. ठीक है, ताकि आप जब इशू करो आपको जो प्राइस एक शेयर का चाहिए वो मिले, लोग पैसा लगाएं. ये तभी होगा जब पॉजिटिव सेंटिमेंट हो. जब स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो और आपको पता है कि मैं शेयर्स अगर 250 रुपीज़ पर शेयर में मैं अपने शेयर को इशू करना चाहता हूँ और अगर आपको उसका 150 भी ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है. उस केस में इट इज़ गुड कि आप अपने फंड्स को, अगर आपको फंड्स चाहिए ही बहुत अर्जेंटली, तो आप बैंक से फ़िलहाल लोन लेके काम कर लें, या अगर अर्जेंटली नहीं चाहिए तो इसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे तब हम इशू करेंगे. तो देयर आर मेनी थिंग्स. नेक्स्ट इज़ डिग्री ऑफ रिस्क. सी, डिग्री ऑफ रिस्क में 2 तरीके से समझना है. एक तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, तब आपको फंड्स ज़्यादा चाहिए. आप बहुत सेफ करना, आप एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला में ही जाना चाहते हो, तब आपको फंड्स उतने नहीं चाहिए जितने प्रीवियस केस में चाहिए. दूसरा, जब आप डेट लेते हो उसमें एक रिस्क है कि डेट मतलब लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, भले आपके फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो. ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर्स इशू करते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि भाई अगर आप श्योर नहीं हो कि आप हर साल इंटरेस्ट दे पाओगे कि नहीं, उस केस में शेयर्स इशू करना, इक्विटी के थ्रू फंड्स रेज करना सजेस्टेड है. क्यों? बिकॉज इक्विटी के थ्रू आप जब रेज करते हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. अभी मैंने थोड़ी पहले ये समझाया, शेयर होल्डर को आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा. ठीक है, क्योंकि आप डिविडेंड तभी दोगे जब आपको प्रॉफिट होगा. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, सो डिग्री ऑफ रिस्क विच एंटरप्राइज इज विलिंग टू अज्यूम इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंशियल प्लानिंग. इफ द एंटरप्राइज रेजेस फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, देयर इज अ लिटिल रिस्क बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू पे डिविडेंड, है ना. बट टू मच डिपेंडेंस ऑन शेयर्स में डाइल्यूट द कंपनीज ओनरशिप. लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर बेसिकली क्या है, कंपनी का एक हिस्सा शेयर, तो आप जितने शेयर पब्लिक में बांटोगे, आप कंपनी का उतना हिस्सा पब्लिक को दे रहे हो, मतलब आप अपने ओनरशिप को डाइल्यूट कर दे रहे हो. ज़्यादा ओनर होंगे तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, राइट. So therefore, ratio between equity and debt capital is decided keeping in view the profit management attitude of the business. तो आप क्या चाहते हो? आप ज़्यादा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांटना चाहते हो तो शेयर्स इशू करो. प्रॉफिट ज़्यादा अपने पास रखना चाहते हो, खाली इंटरेस्ट देना चाहते हो तो डेट से रेस करो. सो देयर आर वेरियस वेज, डिपेंड करता है आप रिस्क कितना लेना चाहते हो. सो वी स्टॉप दिस पर्टिकुलर लेक्चर हियर. नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.